Dear students, now we start the next part of the speech, that is conjunction. We have already completed 6 parts of speech up to preposition. Now next is conjunction. Conjunction means संयोजक. हिंदी में इसको कहते हैं संयोजक, यानी जोड़ने वाले शब्द के बारे में जो काम आता है पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज कंजंक्शन. हिंदी में इसको आप समझते हैं दो शब्दों, दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को संयोजक यानी कंजंक्शन कहते हैं. संबंध बताने वाला. इसको याद करने के लिए सरल भाषा में और मैं बता सकता हूँ. जैसे जंक्शन ज्यादातर लोग जानते हैं, रेलवे जंक्शन. जंक्शन पर क्या होता है, दो अलग अलग दिशाओं से या जगहों से गाड़ियां जो आती हैं, रेलवे ट्रैक्स, रेलवे लाइन, वो वहां आकर के जुड़ती हैं तो उसके बाद दूसरी लाइन पर चली जाती हैं, इसलिए उसका नाम जंक्शन रखा है. और उसी को ध्यान में रखते हुए हम कंजंक्शन याद कर सकते हैं. जैसे अभी प्रपोजिशन को बताया, ए रिलेटिंग वर्ड, उसी तरह से इसको हम कह सकते हैं एक कनेक्टिंग वर्ड. रिलेट में संबंध बताता था वो, ये संबंध जोड़ने वाला शब्द है कंजंक्शन. एक कनेक्टिंग वर्ड which joins or unites two words or two clauses or two sentences. words आप जानते हैं, शब्द, एक शब्द जो अक्षरों से मिलकर के शब्द बनता है, जिसके बारे में हम जानकारी कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये वर्ड्स में ही आता है. और दो क्लॉजेस, अभी जैसे फ्रेज की बात आपको थोड़ी देर पहले करी. फ्रेज दो शब्दों, एक शब्द से अधिक शब्दों की मेल को फ्रेज कहते हैं जो साथ में आते हैं. लेकिन क्लॉज है कि ये वाक्य के टुकड़े होते हैं, वाक्य के अंश होते हैं, जिसमें दो वाक्यों को किसी एक शब्द से जोड़ दिया जाता है. उन दोनों अलग अलग को हम कहेंगे क्लॉज. और टू सेंटेंस या दो वाक्यों को जोड़ने के जो शब्द काम में आते हैं उनको कंजंक्शन कहते हैं. उनके उदाहरण क्या हो जाएंगे, एंड, ए एन डी, एंड माने और, ओ आर और माने या, बट माने किंतु, परंतु, लेकिन. इसी तरह से और शब्द हैं अनलेस, बिफोर, आफ्टर, फॉर, एज, सो, आइदर, और, neither, nor, both, as well as, still, to, unless, so that, while, yet, although, otherwise, therefore, since, etc. These are some examples of conjunction. कुछ उदाहरण कैसे जोड़ते हैं इनको. जैसे अभी एंड शब्द आया, ए एन डी, एंड माने और, हिंदी में इसको कहते हैं और. तो इंग्लिश में जैसे क्या हो जाएगा, राम एंड मोहन. तो हिंदी में क्या हो जाएगा, राम और मोहन. ये दो शब्दों को मिला दिए. राम नाउन है, मोहन भी नाउन है. समझिए, इन दो नाउन्स को जोड़ रहे हैं, दो शब्दों को. यानी उसी तरह से पेन और पेंसिल, ये भी दो शब्द हैं, पेन और पेंसिल. और माने या, यहाँ पर दूसरे में इसका और का अर्थ हो गया या. राम एंड मोहन का मतलब राम और मोहन. पेन और पेंसिल मतलब पेन या पेंसिल. इसलिए गर्ल्स लुक एंड बॉयज स्माइल. अब ये दो वाक्य थे, गर्ल्स लुक, बॉयज स्माइल, ये दो वाक्य थे. इनको हमने किससे जोड़ दिया, एंड से. गर्ल्स लुक, लड़कियां देखती हैं, एंड बॉयज स्माइल, और लड़के मुस्कुराते हैं. ये दो वाक्य थे जिनको हमें एंड से जोड़ दिया. और दूसरा और एक एग्जांपल देखिए, ही केम here and studied with me. वह यहाँ आया और मेरे साथ उसने अध्ययन किया. इस तरह दो शब्द, दो वाक्यों को जोड़ दिया. तो इस तरह से ये एंड और बट, ये इस तरह से काम में आते हैं. इनको कहते हैं कंजंक्शन यानी संयोजक. और कंजंक्शन के बारे में, के प्रकार को भी जानेंगे. ये औरों की बजाय ज्यादा सरल है. कंजंक्शन दो तरह के होते हैं. दे आर टू काइंड्स ऑफ कंजंक्शन. क्या है, पहले वाला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन.
COORDINATING, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। हिंदी में इसको कहेंगे समान पदीय संयोजक, यानी इट जॉइंस टू क्लॉजेस ऑफ इक्वल रैंक, यानी वाक्य के टुकड़ों को जो दोनों बराबर स्तर के होते हैं उनको जोड़ता है। ऐसे ये शब्द हैं क्या, जैसे कि ये शब्द आपको बोले एंड, और, फॉर, बट, किंतु, ये आ गया। जैसे बट माने किंतु, नॉर, एंड और नॉर माने न तो, ऑल्सो माने भी, आइदर और या तो या, नाइदर नॉर ना तो ना, एज क्योंकि, अदरवाइज अन्यथा, एज वेल एज और भी, बोथ एंड और इस तरह। अब देखें कि कुछ उदाहरण देते हैं कैसे जोड़ते हैं शब्दों को, वाक्यों को या क्लॉजेस को। ही इज पुअर बट नॉट डिसऑनेस्ट, वह गरीब है किंतु बेईमान नहीं है। तो ये दो अलग सेंटेंसेस थे, ही इज पुअर, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, तो उसको बट से जोड़ दिया तो यहाँ पर ये बीच में हट जाएगा और इस तरह का वाक्य बन जाएगा। आई एम योर फ्रेंड एज वेल एज क्लास फेलो, मैं तुम्हारा मित्र हूँ और कक्षा साथी भी। और भी अर्थ होता है एज वेल, ये वाला जो एज वेल एज है इसका ये एज वेल, ये एज वेल एज तो का अर्थ क्या हो, और भी। तो उसी तरह से यहाँ पर आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, एज वेल एज यानी और, कक्षा साथी भी। शी इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर डिलीजेंट, यहाँ पर दो अलग शब्द थे, इंटेलिजेंट और डिलीजेंट। इनको किस तरह से जोड़ा है, एक व्यक्ति के लिए काम आ रहे हैं। वह न तो होशियार है न मेहनती है। इंटेलिजेंट माने होशियार बुद्धिमती, और डिलीजेंट माने लेबोरियस मेहनती, न तो होशियार है न मेहनती। इस तरह से नाइदर नॉर से इन दो वाक्यों को जोड़। इस तरह से ये आपने देखा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में एंड, और, फॉर, बट, आइदर और, नेदर, अदरवाइज आते हैं, ये होता है। अब दूसरे प्रकार का कंजंक्शन होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट माने किसी के अधीन होना, आश्रित होना, इसलिए हिंदी में इसके लिए शब्द है आश्रित पदीय संयोजक, यानी ऐसे पद माने क्लॉज जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर हों। एक मुख्य होगा और दूसरा उसके ऊपर निर्भर हो जाएगा। ऐसे वाक्य शब्दों वाक्यों को बनाने के लिए कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है। दिस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूनाइट्स ए क्लॉज with the principal clause on which it depends। ये समझाया मैंने कि यह एक क्लॉज को जोड़ता है मुख्य क्लॉज से। क्लॉज को आपको बताया मैंने वाक्यांश, यानी वाक्य ही होता है लेकिन वाक्य का पूरा वो नहीं होता, टुकड़ा होता है, वाक्य का अंश होता है, उसको जोड़ता है। आगे इसके उदाहरण दिए जाएंगे, जब समझ में आ जाएगा आपके में। इनमें ये शब्द जोड़ने वाले होंगे इफ माने कि या क्या, बिकॉज क्योंकि, दैट कि, दो हालांकि, ऑल्दो यद्यपि, वाई कि क्यों, व्हेन जब, हाउ किस तरह से, सिंस क्योंकि, आफ्टर के बाद, अनटिल जब तक कि नहीं, टिल माने जब तक। और उदाहरण है बिफोर, बिफोर इससे पहले, अनलेस यदि नहीं, एज क्योंकि, वेयर जहां, वाइल जबकि, देन की बजाय, THAN देन है ये, लेस्ट कहीं ऐसा न हो कि, यट, ऐसे कुछ शब्द आपको होता है जो जोड़ने के काम आएंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं। अब इसमें विशेष नोट ये सिखाने के लिए मैंने दिया है, कुछ शब्द प्रपोजिशन और कंजंक्शन दोनों की तरह प्रयोग किए जा सकते हैं। आपका कंफ्यूजन हो इसलिए पहले से बताया कि ऐसे एक शब्द है क्या, ये पहले भी मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हम इसलिए याद कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं क्योंकि इनमें एक शब्द कई तरह के पार्ट ऑफ स्पीच की तरह काम कर सकता है। एक शब्द नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है,
एडजेक्टिव भी हो सकता है या और आगे स्पष्ट करेंगे। अभी तो हम आपको सिर्फ शब्दों का परिचय करा रहे हैं, इसलिए इन टर्म्स को याद करा रहा हूं मैं, ताकि आपको आगे चल के किसी तरह की परेशानी न हो वाक्य बनाने में। यहाँ पर कैसे होते हैं, जैसे यहाँ उदाहरण दिए हैं, इसमें प्रपोजिशन भी हो सकता है, वो वर्ड जो प्रपोजिशन में इससे पहले किया ही था कंजंक्शन से पहले, अब हम कंजंक्शन करें, लेकिन प्रपोजिशन भी हो सकता है। कुछ शब्द है क्या, जैसे ही रैन आफ्टर द बस। अब यहाँ पहले आप पढ़ चुके हैं बिफोर, आफ्टर, ये प्रपोजिशन है। तो प्रपोजिशन, क्योंकि यहाँ आफ्टर ही और बस का संबंध बता रहा है, इसलिए इसको हम प्रपोजिशन कहेंगे। आफ्टर द बस, इस तरह वह बस के पीछे दौड़ा, तो यहाँ पर बस नाउन है, तो नाउन से मैंने बताया नाउन के पहले अगर प्रपोजिशन आता है तभी उसको प्रपोजिशन मानेंगे, नहीं तो वो एडवर्ब या कंजंक्शन। अभी यहाँ पर बता रहे हैं उदाहरण, he went back after I had replied his query। वह वहां से चला गया जब मैंने उसकी जो प्रश्न पूछ रहा था उसका जवाब दे दिया, तो वो चला गया आफ्टर मैं, उसके बाद। क्योंकि यह दो क्लॉजेज को जोड़ रहा है, इसलिए इसको कंजंक्शन कहेंगे। क्योंकि वाक्य थे दो, he went back, I had replied his query, ये दो वाक्य थे, इनको हमने आफ्टर से जोड़ दिया है, इसलिए दो वाक्यों को जोड़ने के कारण अब यहाँ पर आफ्टर है क्या, ये कंजंक्शन बन गया है, और ऊपर वाले वाक्य में ये प्रपोजिशन था। उसी तरह शी प्लेस्ड हर चेयर बिफोर मी, नाउन, नाउन या प्रोनाउन या मी, प्रोनाउन है उसके पहले ही आ रहा है, सब प्रपोजिशन है यहाँ पर। उसने मेरे सामने कुर्सी रख दी। अब दूसरा इसका कंजंक्शन का कैसे यूज होगा, थिंक बिफोर यू स्पीक। अब यहाँ पर दो वाक्यांश थे, जैसे थिंक सोचो, यू स्पीक तुम बोलते, दो अलग सेंटेंसेस थे, लेकिन उनको बिफोर से जोड़ दिया गया। अर्थ हो गया सोचो इससे पहले कि तुम बोलो, बिफोर यू स्पीक वन, इससे पहले कि तुम बोलो, ये यहाँ कंजंक्शन का काम कर रहा है। उसी तरह से वेट टिल संडे, इंतजार करो जब तक कि संडे आए, यहाँ पर प्रपोजिशन है टिल, लेकिन कंजंक्शन के रूप में इसको कैसे बताएगा, आई वेटेड टिल शी रिटर्न्ड, जब तक वो लौटी तब तक मैंने उसका इंतजार किया। यहाँ पर आई वेटेड ये सेंटेंस है, शी रिटर्न दो को टिल से जोड़ दिया, तो इसलिए ये कंजंक्शन का काम कर रहा है टिल। इस तरह से आपने देखा कंजंक्शन ज्यादा लंबा नहीं है, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। कंजंक्शन को बताया जैसे वो शब्द जो दो शब्दों को जोड़ें या दो वाक्यांशों को जोड़ें या दो वाक्यों को जोड़ें, उनको कंजंक्शन कहते हैं। उदाहरण है एंड, और, बट, वाइल, इफ, आइदर और, नेदर, इस टाइप। ठीक है। दूसरा है सब कोऑर्डिनेटिंग के बाद सबऑर्डिनेटिंग, यानी एक समय मुख्य वाक्य होगा और उससे निर्भर करते हुए दूसरा और वाक्य होगा, उन दोनों को जोड़ दिया जाता है इफ के द्वारा, इफ, बिकॉज, दैट, दो, ऑल्दो, सिंस, आफ्टर, अंटिल। इस तरह से आपने सीखा ये कंजंक्शन के बारे में, और डिफरेंस भी आपको बताया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रपोजिशन एंड कंजंक्शन। नाउ वी पास ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज इंटरजेक्शन। ये बहुत छोटा और अलग प्रकार का है, जैसे बताया मैंने तीनों ही, ये प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये तीन अलग हैं जो पहले पांच से अलग हैं। ये इनमें कोई चेंज आप नहीं कर सकते। चेंज से मेरा मतलब ये है कि जैसे एंड आ रहा है तो आप एंड से एंडिंग नहीं कर सकते, आफ्टर है तो आफ्टर वगैरह, इस टाइप के यू कांट मेक एनी चेंज टू दीज वर्ड्स। जबकि पहले वाले जो हमने सीखे थे पांचों, उनमें कुछ चेंज किए जा सकते थे, जैसे वर्ब में कुछ आई लगा दिया, इसमें डी पी डी लगा दिया, नाउन में जैसे पेन है उनमें एस लगा दिया तो पेन्स हो सकता था। इस तरह के चेंजेस उनमें हो सकते थे, पांच जो बताए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब, उनमें चेंज हो सकते थे। लेकिन बाकी इन तीनों में प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन में चेंज नहीं हो सकता। Now we take up the last one, that is interjection। इसको कहते हैं विस्मय बोधक। विस्मय माने आश्चर्य, आश्चर्य को जताने वाले शब्द इंटरजेक्शन कहलाते हैं इंग्लिश में।
इनको हिंदी में कैसे बताया मैंने, अकस्मात और तीव्र भावना को व्यक्त करने वाले शब्द को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। इंग्लिश में हो जाएगा एन एक्सक्लेमिंग वर्ड। एक्सक्लेम कहते हैं आश्चर्य व्यक्त करना, एक आश्चर्य व्यक्त करने वाला शब्द, एन एक्सक्लेमिंग वर्ड एक्सप्रेसिंग जो व्यक्त करता है सम सडन फीलिंग किसी अचानक भावना को और इमोशन या जिस भावना को करता है, इमोशन एंड फीलिंग एक ही जैसी है चीजें, उनको व्यक्त करता है अचानक, उन शब्दों को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे कि हुर्रा, अलास, ब्रावो, चीयर्स, व्हाट। इनमें ये शब्द कुछ विशेष भावनाओं को व्यक्त करते हैं। हुर्रा, अलास, ब्रावो, चीयर्स, व्हाट, हाउ, वेल डन, शेम, इस तरह के और भी कुछ शब्द हैं, उनको मैं अलग अलग भावनाओं के हिसाब से आपको उनको बताता हूँ। जिस तरह से और पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप्स होते हैं, काइंड्स होते हैं, उसी तरह से इंटरजेक्शन को भी अलग अलग श्रेणी में बांट दिया गया है। ये 6 तरह की भावनाएं व्यक्त होती हैं इंटरजेक्शन के शब्दों से। कौन से हैं वो? फर्स्ट इज एड्रेस। किसी को जब हम संबोधित करते हैं, उन शब्दों को संबोधन शब्द मैंने रखा है। एड्रेस करना यानी संबोधन करना। हे, HEY, हेलो, हम किसी को आवाज देते हैं तो एड्रेस करते हैं। हाय, हो, इस तरह के शब्दों को हम एड्रेस वाले इंटरजेक्शन कहते हैं। दूसरा है जॉय। ऐसे शब्द जो खुशी को प्रदर्शित करते हैं, उनमें शब्द हैं हुर्रा, हाँ, हिजा, इस टाइप के शब्द हैं। तीसरा है सॉरो। दुख व्यक्त करने के लिए भी अलग से शब्द है ऐसे इंटरजेक्शन में। अलास, आह, ओह, आमी, इस टाइप से। और फोर्थ है सरप्राइज, माने आश्चर्य कैसे व्यक्त किया जाए। हुर्रा, हाँ, हिजा, इस टाइप से। गुड हेवेंस, गुड गॉड, हाउ लवली, ये आश्चर्य व्यक्त किए जाते हैं। पांचवा टाइप की श्रेणी बनाइए एप्रिसिएशन। किसी की प्रशंसा करने के लिए अलग से शब्द होते हैं, तारीफ करने के लिए, शाबाश देने के लिए। ब्रावो, वेल डन, चीयर्स, इस तरह से किसी को प्रोत्साहित करने के लिए हम अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं अंग्रेजी में। इनको कहते हैं एप्रिसिएशन वाले इंटरजेक्शन वर्ड्स। और लास्ट में छठा है ह्यूमिलेशन। किसी को लज्जित करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है अंग्रेजी में, उनमें ये है शेम, शेम, फ्राई, इस तरह से। शेम माने शर्म, शर्म की बात। तो ये इस तरह से मैं वहां पर रिपीट करता हूँ। 6 काइंड्स ऑफ इंटरजेक्शन: एड्रेस, हे हो, joy, hurrah, sorrow, alas, ah, surprise, hurrah, ha, hiza, ऐसी appreciation, bravo, well done, cheers, and humiliation, किसी ने गलत काम कर दिया उसको लज्जित करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे shame, shame, fire, इस टाइप के और भी शब्द होते हैं। कुछ अंग्रेजी में बात करते समय या करते समय आप और भी सीखेंगे इनमें। इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स, इनको कैसे हम यूज करते हैं सेंटेंस में। इसके बाद एक तो ये बात ध्यान रखनी है कि इस शब्द को प्रयोग करने के बाद हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी विस्मय बोधक चिन्ह लगाते हैं। दिस इज दैट चिन्ह, ये पीछे जो लगा हुआ है, दिस इज मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है। हे, इसको इस तरह से लिखेंगे। हर ऐसे इंटरजेक्शन वाले शब्दों के लिखने के बाद ये लिखा जाएगा
मार्क ऑफ एक्चुअल में आश्चर्य बोधक या विस्मय बोधक चिन्ह, ये चिन्ह है। हे बॉयज व्हाट आर यू डूइंग हियर, इस तरह से। दूसरा सेंटेंस है हुर्रा वी हैव वन द मैच, ये खुशी के लिए व्यक्त किया गया है। हेलास और फॉर्मर पीएम इज दैट, अफसोस कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई है। अगला है व्हाट यू आर स्टिल हियर, यू आर शोइंग सरप्राइज, यू आर एक्सप्रेसिंग वंडर, सरप्राइज, क्या तुम अभी तक यही हो, व्हाट यू आर स्टिल हियर। इसी तरह से किसी को शाबाशी देने के लिए कहेंगे ब्रावो यू हैव गॉट फर्स्ट मेरिट, शाबाश तुम्हें पहली मेरिट प्राप्त हुई है। और दुख के लिए फिर हो जाता है अलास वी वुड नॉट सक्सीड इन आवर एफर्ट्स, बड़े अफसोस की बात है कि हम अपने एफर्ट्स प्रयत्नों में सफल नहीं हो पाए, हो सकते। शेम, बड़ी शर्म की बात है, शेम यू हैव टार्निश्ड आवर नेम, तुमने हमारे नाम को काला कर दिया है, नाम डुबो दिया है तुमने हमारा, इसलिए कहेंगे शेम यू हैव टार्निश्ड आवर नेम। और लास्ट में फायर ऑन यू, तुम्हें धिक्कार है, फायर ऑन यू। इस तरह से ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको इंटरजेक्शन के दिए। तो इंटरजेक्शन लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच था। इस तरह से 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पूरे कर लिए हैं, ये संक्षेप में किए हैं, यानी आपको इनका परिचय देने के लिए। अंत में मैं इन 8 के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों जानने जरूरी हैं। दिस पार्ट इज नॉट ए वेस्ट ऑफ टाइम, हम इसको खाली बढ़ाने के लिए कोई इसमें कोई लाभ हो किसी को ये इसलिए बता रहे हैं कि टाइम पास हो गया, इट्स नॉट ए टाइम पास, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक स्टेप टू लर्न इंग्लिश। क्योंकि बिना ग्रामर के अंग्रेजी या कोई भी भाषा शुद्ध रूप से नहीं सीखी जा सकती। क्यों मैंने बताया, बीच बीच में भी मैं बताता रहा हूँ, जैसे कि हमें इन्हें जब तक इनको जानेंगे नहीं, इनमें डिफरेंस नहीं सीखेंगे, तो उनका गलत प्रयोग हम वाक्यों में करते रहेंगे। उससे बचने के लिए मैंने आपको ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, वाटर, वाटर नाउन है। जैसे देयर इज नो वाटर इन द ग्लास, पानी नहीं है, यहाँ नाउन के रूप में आ रहा है। बट इसको वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं, जैसे आई वाटर माई प्लांट्स डेली, मैं अपने पौधों को रोजाना पानी देता हूँ, पानी लगाता हूँ, तो वहां पर वाटर वर्ब की तरह यूज हो रहा है। और वाटर को एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं। एडजेक्टिव की क्या आपको मैं विशेषता बताई, क्या उसका प्रयोग बताया। एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता, और कैसे विशेषता बतला सकता है। जैसे टैंक, TAN की, टैंक माने पानी भरने की जो टंकी होती है उसको कहते हैं, हिंदी में टंकी बोलते हैं इसको। अब ये टंकी है, दैट इज नाउन, टैंक इज नाउन। लेकिन उसके साथ अगर हम वाटर लगा देंगे तो वो टंकी की विशेषता बतलाने वाला शब्द हो जाएगा वाटर टैंक। टैंक की क्या विशेषता होगी, वाटर। अब उसके साथ वाटर की जगह और भी शब्द लगा सकते हैं जो उससे संबंधित होंगे, जैसे ऑयल टैंक, ऑयल इज ऑल्सो नाउन, मटेरियल नाउन है, तो उसको लगा देंगे तो ऑयल टैंक, तो यहाँ पर भी ऑयल है, क्या एडजेक्टिव बन गया। ऐसे पेट्रोल टैंक, पेट्रोल लगा देंगे तो पेट्रोल एडजेक्टिव बन गया, जब नाउन है। तो ये बात मैं समझाना चाहता हूँ कि जब तक आपको क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होगा सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, आप कभी भी शुद्ध अंग्रेजी न सीख सकते हैं, न बोल सकते हैं, न लिख सकते हैं। इसलिए इनको जानना जरूरी है। अब आगे धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वाक्य बनाने का आगे अभ्यास करेंगे, उनमें आपको मैं ये सब चीज वापस याद दिलाता रहूंगा और आपको भी उनको सीखना है। इसके बाद आपको कुछ कंबाइंड एक्सरसाइज बताई जाएंगी जो अगले पार्ट में मैं आपको दूंगा। इस तरह से हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरे कर लें। थैंक यू।